हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विनोद जांगड़। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 11th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बायोलॉजी की एक छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्चुअली में बायोलॉजी होता क्या है। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, ऐसा बोल दो। या दूसरी डेफिनेशन, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। तो फोकस करना, बायोलॉजी एक स्टोरी है, बट किसकी? लाइफ की। लाइफ बोल सकते हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल सकते हो। अर्थ पे स्टार्टिंग में लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं थे, बट जैसे जैसे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हुआ। पुराने टाइम पे अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हुआ करता था, बट जैसे जैसे टाइम पीरियड के साथ टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ। स्टार्टिंग के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे सारे के सारे सिंपल थे, बट प्रेजेंट टाइम पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सिंपल भी है और कॉम्प्लेक्स है। सिंपल भी है और कॉम्प्लेक्स भी है। इसका मतलब सिंपल से जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बने हैं इसमें टाइम लगा है। तो इस टाइम में क्या हुआ, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए? लाइक पहले बैक्टीरिया होते थे, फिर बैक्टीरिया से प्रोटिस्टा, देन फंजाई, देन प्लांटी, देन एनिमेलिया, सबका डेवलपमेंट हुआ है। ये कैसे डेवलप हुए, इनकी जो स्टोरी होती है वो जिस बुक में स्टडी करते हैं वो होती है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में लाइफ की स्टोरी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। तो वैसे छोटा सा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज नीट में इस चैप्टर से 2 क्वेश्चंस आते हैं। नीट में 2 क्वेश्चन का मतलब है टोटल 8 मार्क्स आपके सिक्योर हो गए। सीबीएसई की जो एग्जाम्स होती है 11th की, उसके अकॉर्डिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग को नॉन लिविंग से सेपरेट करेंगे। ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन देखेंगे जो लिविंग के लिए अप्लाई होती है, नॉन लिविंग के लिए अप्लाई नहीं होती। सेकंड हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग और नॉन लिविंग को जब अलग अलग कर दिया तो फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करनी है। तो अर्थ पे डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी स्टडी करेंगे। देन थर्ड में हम बात करेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब अर्थ पे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बात करें डाइवर्सिटी की तो 1.7 टू 1.8 मिलियन डाइवर्सिटी स्पीसीज प्रेजेंट है। मिलियन की बात हो रही है, 10 टू की पावर 6, 10 लाख। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 17 से 18 लाख स्पीसीज प्रेजेंट है। इतनी स्पीसीज को कैसे स्टडी करते हैं, इतनी स्पीसीज की डिस्कवरी कैसे होती है, तो क्लासिफिकेशन किया जाता है, वो देखेंगे हम थर्ड पार्ट में। फोर्थ पार्ट में टैक्सोनॉमिकल एड्स। इसके अंदर हम पढ़ेंगे पर्टिकुलर ऐसी बुक्स, पर्टिकुलर ऐसे एरियाज जो टैक्सोनॉमिक स्टडीज में हेल्प करते हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट जो इसका टॉपिक है व्हाट इज लिविंग एक लाइफ की डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज लाइफ इज ए यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेसिंग थ्रू केमिकल रिएक्शन which lead to growth, development, responsiveness, adaptation और reproduction। तो नीचे पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं, लाइक ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, अडेप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन। इसका मतलब ऐसे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जिनके साथ ये जो पर्टिकुलर कंडीशन है वो अप्लाई होती है, वो सारे के सारे लाइफ को डिनोट करेंगे। लाइफ का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो देखते हैं कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हमारे सिलेबस में प्लस वन में टोटल 5 कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं जिनके बेसिस पे हम लाइफ को डिफाइन करेंगे। तो नंबर 1 है ग्रोथ। सबसे पहले हम ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 2 रिप्रोडक्शन, नंबर 3 मेटाबॉलिज्म, नंबर 4 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और नंबर 5 कॉन्शियसनेस। तो 1 बाय 1 करके सबकी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं ग्रोथ। बात करते हैं ग्रोथ की। ग्रोथ क्या होता है? तो एनसीईआरटी ने ग्रोथ को बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन कर रखा है। ग्रोथ को एनसीईआरटी ने 2 पार्ट में डिफाइन किया है। एक तो होता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल में डिवीजन होता है। एक सेल से 2 सेल बनती है, ये आपको दिख रहा होगा, 2 सेल बन गई, तो सेल का डिवीजन हो रहा है, वो भी एक ग्रोथ होती है। दूसरा डिफाइन कर रखा है मास ऑफ द सेल, इंक्रीज इन मास ऑफ द सेल।
सेल का मास इंक्रीज हो रहा है, सेल की साइज इंक्रीज हो रही है, वो भी ग्रोथ है। ग्रोथ को टोटल टू मेथड के थ्रू डिफाइन करते हैं। नंबर 1 इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल, नंबर 2 मास ऑफ सेल, इंक्रीज मास ऑफ सेल। फिर बात करते हैं ये ग्रोथ प्लांट के लिए कैसे डिफाइन करेंगे, एनिमल के लिए कैसे डिफाइन करेंगे। तो प्लांट के केस में बात करते हैं, आपने देखा होगा जो प्लांट होते हैं वो स्मॉल से लेकर लार्ज साइज के होते हैं, ट्री होते हैं। तो प्लांट की जो साइज होती है वो लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूस इंक्रीज होती है। तो प्लांट में ग्रोथ कंटिन्यूस थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन। प्लांट के लाइफ स्पेन में ग्रोथ कंटिन्यूस रहती है, कभी भी प्लांट की जो ग्रोथ है वो स्टॉप नहीं होती है। इन एनिमल्स ग्रोथ इज ओनली अप टू ए सर्टेन एज, बट एनिमल के केस में थोड़ा सा अलग है। एनिमल के केस में जो ग्रोथ होती है वो एक फिक्स टाइम पीरियड तक होती है। लाइक ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन के केस में टीन एज अप टू 20 ईयर तक ह्यूमन की जो हाइट है वो इंक्रीज होती है, ह्यूमन की बॉडी के पार्ट्स में ग्रोथ होती है, उसके बाद ग्रोथ नहीं होती ह्यूमन में। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ह्यूमन में सेल डिवीजन बंद हो गया है। ह्यूमन में सेल डिवीजन तो कंटिन्यू रहेगा, बट ग्रोथ फिनिश होने के बाद सेल डिवीजन एक ही कंडीशन में होगा। इन केस पर्टिकुलर कोई टिश्यू या सेल लॉस्ट कर जाती है, डैमेज हो जाता है, तो उस डैमेज को रिपेयर करने के लिए सेल डिवीजन होगा। तो फिर से रिपीट कर देता हूँ, ग्रोथ को 2 बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं। नंबर 1 इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, नंबर 2 इंक्रीज इन मास ऑफ द सेल। फिर प्लांट में ग्रोथ लाइफ लॉन्ग है। प्लांट के जो रूट का टिप वाला पार्ट होता है, जिसको रूट टिप बोलते हैं, शूट वाला स्टेम का जो टिप वाला पार्ट होता है, यहाँ पे पर्टिकुलर ऐसे टिश्यू प्रेजेंट होता है जिनकी वजह से लाइफ लॉन्ग ग्रोथ होती है, कंटिन्यूस सेल डिवीजन होता है। एनिमल में जो ग्रोथ होती है फिक्स टाइम पीरियड तक होती है, फिर भी सेल डिवीजन हो सकता है इन केस कोई भी पर्टिकुलर टिश्यू या सेल लॉस्ट कर जाती है। ओके, फिर बात करते हैं नॉन लिविंग में ग्रोथ होगी या नहीं होगी। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, माउंटेन्स दिख रहे हैं। माउंटेन्स टाइम पीरियड के साथ जो माउंटेन्स है, माउंटेन की आउटर सरफेस पे डस्ट पार्टिकल्स अदर जो पार्ट्स होते हैं वो डिपॉजिट होते हैं। तो बेसिकली नॉन लिविंग में भी ग्रोथ हो सकती है। बेसिकली ग्रोथ इज द इंक्रीज इन मास एंड साइज, दस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो। सरफेस अक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल, सरफेस पे जो मटेरियल्स होते हैं उनका अक्यूमुलेशन होता है, मटेरियल्स इकट्ठे हो जाते हैं। सो ग्रोथ इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ लिविंग में भी है, ग्रोथ नॉन लिविंग में भी है। ओनली ग्रोथ के बेसिस पे हम नहीं बोल सकते कि पर्टिकुलर जो हमारे सामने है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। इसका मतलब ग्रोथ एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ग्रोथ के बेसिस पे लिविंग और नॉन लिविंग को डिफाइन नहीं कर सकते। बट लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है वो इनसाइड ग्रोथ होती है, बॉडी के इनसाइड से ग्रोथ होती है। सेल की काउंट बॉडी के अंदर इंक्रीज होती है। नॉन लिविंग में आउटसाइड ग्रोथ होती है। तो इनसाइड जो ग्रोथ होती है उसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। तो ग्रोथ अपना कंप्लीट हो गया। स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? इट इज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी हैविंग फीचर सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। तो पेरेंट्स होंगे, पेरेंट्स अपने सिमिलर न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेंगे। ये जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मेनली 2 टाइप का होता है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें गैमीट का फॉर्मेशन एंड फ्यूजन नहीं होता, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फॉर्मेशन और गैमीट का फ्यूजन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक यूनिपेरेंटल प्रोसेस है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई पेरेंटल प्रोसेस है, उसमें 2 पेरेंट्स यूज होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोजेनीज होती है, जो ऑफस्प्रिंग होती है, वो अपने पेरेंट के एग्जैक्टली सिमिलर होती है, एग्जैक्टली आइडेंटिकल होती है। तो इसके लिए वर्ड यूज करते हैं क्लोन। ये तो हो गया रिप्रोडक्शन का बेसिक नॉलेज। आगे फर्दर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लाइक बाइनरी फिजन अमीबा में होता है, फंजाई में फ्रेगमेंटेशन होता है, प्लेन एरिया में आपने पढ़ा होगा रीजनरेशन होता है। तो यहाँ पे हमें टाइप्स नहीं पढ़ने, यहाँ पे ये देखना है कि रिप्रोडक्शन लिविंग में होता है या नॉन लिविंग में होता है। नॉन लिविंग में रिप्रोडक्शन नहीं होता है, बट क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में रिप्रोडक्शन होता है, उसको देखते हैं। तो कुछ एक्सेप्शन दे रखे हैं एनसीईआरटी में। एक्सेप्शन क्या दे रखे हैं?
many organism do not reproduce। म्यूल ये दिख रहा होगा आपको, जो हॉर्स एंड डंकी का हाइब्रिड होता है, इसको म्यूल बोलते हैं। ये रिप्रोडक्शन शो नहीं करता। वर्कर बीज रिप्रोडक्शन शो नहीं करती। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल रिप्रोडक्शन शो नहीं करता। इसका मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे के सारे रिप्रोडक्शन शो नहीं करते। नॉन लिविंग तो शो नहीं करते, बट लिविंग भी सारे रिप्रोडक्शन शो नहीं करते। तो इट इज ऑल्सो नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन के बेसिस पे भी हम लिविंग को नॉन लिविंग से सेपरेट नहीं कर सकते। अब एनसीईआरटी में एक और पॉइंट दे रखा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाती है। तो सेल का डिवाइड होना, सेल की नंबर का इंक्रीज होना, जिसको हमने ग्रोथ बताया था, सेल डिवीजन को ग्रोथ बताया था। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन से रिप्रोडक्शन भी होता है। इसका मतलब ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सेम बिकॉज दे रिप्रोड्यूस बाई सेल डिवीजन। सेल में डिवीजन होने से ग्रोथ भी इंक्रीज होती है, सेल में डिवीजन होने से रिप्रोडक्शन भी हो जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में इसका मतलब यूनिसेलुलर के लिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों सेम हो गए, दोनों एक दूसरे के साइनोनिम टर्म्स हो गई। ओके, रिप्रोडक्शन में इतना ही। ग्रोथ भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म सिंपल सा होता है, बॉडी के इनसाइड में या सेल के इनसाइड में जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन है सबको ऐड कर दो, वो होती है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में मेनली 2 टाइप की रिएक्शंस होती है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक कैटाबॉलिक रिएक्शन, दूसरी एनाबॉलिक रिएक्शन। एक कैटाबॉलिक रिएक्शन, दूसरी एनाबॉलिक रिएक्शन। तो बात करते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन की। कैटाबॉलिक इसको याद रखना कट से, इसका मतलब कट डाउन हो जाना। लार्ज मॉलिक्यूल से छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल, लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हो जाता है, ये होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन कैसे होगा? स्मॉल मॉलिक्यूल जब फ्यूज करेंगे तो एक लार्ज मॉलिक्यूल बनेगा, ये हो जाता है फॉर्मेशन। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। आपको याद होगा फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन 6CO2 प्लस 12H2O फॉर्म ग्लूकोज C6H12O6। तो ग्लूकोज में 6 कार्बन के मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज एक लार्ज मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर स्मॉल मॉलिक्यूल्स है। स्मॉल से लार्ज मॉलिक्यूल बन रहा है, तो क्या हो रहा है? स्मॉल से लार्ज मॉलिक्यूल बन रहा है, तो ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है फॉर्मेशन। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस एग्जाम्पल हो गया एनाबॉलिक रिएक्शन का। एनाबॉलिक में फोटोसिंथेसिस। कैटाबॉलिज्म में देखो, कैटाबॉलिज्म में ब्रेकडाउन होता है, तो इस रिएक्शन को रिवर्स कर दो। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, लार्ज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वाटर एंड CO2 में लार्ज मॉलिक्यूल से स्मॉल मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन हो रहा है, ये रिएक्शन होती है रेस्पायरेशन की। तो रेस्पायरेशन एग्जाम्पल हो गया कैटाबॉलिक रिएक्शन का। तो बॉडी में 2 टाइप की रिएक्शन होती है। इट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, बट मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, बिकॉज जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सारे के सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन शो करते हैं। किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होती। फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर फिर लेबोरेटरी में जो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो रिएक्शन हो रही है उसको क्या बोलेंगे? बेटा जी, जो लेबोरेटरी में टेस्ट ट्यूब में जो रिएक्शन होती है वो लिविंग रिएक्शन या लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, उसको लिविंग रिएक्शन बोल सकते हो, बट लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो वो मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं है। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है वो लेबोरेटरी में परफॉर्म कर सकते हैं, बट वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगी। 2 डिफरेंट टर्म है, एक तो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, दूसरा होता है लिविंग रिएक्शन, लिविंग ऑर्गेनिज्म, दोनों डिफरेंट टर्म है। ऑर्गेनिज्म का मतलब सेल होनी चाहिए जिसके अंदर, तो सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। बट जो रिएक्शन हो रही है टेस्ट ट्यूब के अंदर, जो रिएक्शन हो रही है, ये जो रिएक्शंस होती है ये लिविंग रिएक्शंस होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होती। ओके, तो डिफरेंट टर्म है लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग रिएक्शन। यहाँ पे दे रखा विट्रो, इसको भी समझ लो क्या होता है। 2 टर्म होती है,
एक तो विट्रो, एक वीवो। वीवो यहाँ पे मोबाइल वाला नहीं है, वीवो यहाँ पे है बॉडी के इनसाइड बॉडी, पर्टिकुलर जो भी रिएक्शन बॉडी के इनसाइड होती है उनको वीवो रिएक्शन बोलते हैं, बट लेबोरेटरी में जो रिएक्शन होती है बॉडी के आउटसाइड उसको विट्रो रिएक्शन बोलते हैं। ओके, तो लिविंग रिएक्शन जो लेबोरेटरी में हो रही है, विट्रो में हो रही है, वो सारी की सारी लिविंग रिएक्शन है, लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। ओके, फिर बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखना जितने भी ऑर्गेनिज्म है, इवन प्लांट हो या एनिमल हो, प्लांट में देखो सेल होती है, एनिमल में भी सेल होती है, यूनिसेलुलर में भी सेल होती है, तो सबके अंदर सेल प्रेजेंट होती है। तो सेल को डिफाइनिंग फीचर बोल सकते हैं। टोटल 4 फीचर्स हमने पढ़े हैं, टोटल 4 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें से ग्रोथ और रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, बट मेटाबॉलिज्म और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, तो ध्यान रखना कौन सा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, कौन सा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। बात करते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की, लेवल देखते हैं कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है ओटम से। सबसे पहले एक ओटम होता है, ओटम स्मॉल साइज का, फिर बहुत सारे ओटम जब फ्यूज होते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है, फिर मॉलिक्यूल बनता है। तो सबसे स्मॉल लेवल पे ओटम हो जाएगा, देन मॉलिक्यूल, फिर मॉलिक्यूल ऑर्गेनल, सेल के इनसाइड में जो ऑर्गेनल्स होते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, उनके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल जब रिएक्शन करते हैं तो जो सेल ऑर्गेनल होता है उसका फंक्शन शो होता है। तो मॉलिक्यूल से फिर आ जाएगा हायर लेवल ऑर्गेनल, फिर बहुत सारे ऑर्गेनल जब एक जगह पे होते हैं, एक दूसरे के साथ फंक्शन शो करते हैं, इंट्रैक्शन करते हैं, तो सेल बनती है। ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू बोल देते हैं विथ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। टिश्यू का मतलब ओनली सेल नहीं है, सेल के अलावा सेल के लिए बीच में जो फ्लूइड होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, वो भी होना चाहिए। तो टिश्यू में दोनों कंबाइन हो जाते हैं। फिर टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू को ऑर्गन बोल देते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यू को ऑर्गन बोल देते हैं, फिर ग्रुप ऑफ ऑर्गन को ऑर्गन सिस्टम बोल देते हैं। ऑर्गन सिस्टम से फाइनली एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ओटम से स्टार्ट होता है, ऑर्गेनिज्म पे एंड होता है। तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछे तो आपको ओटम से स्टार्ट करना है, ऑर्गेनिज्म पे फिनिश करना। डिक्रीजिंग ऑर्डर पे पूछे तो आपको ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट करना, ओटम पे फिनिश करना। ओके, इसके अलावा और भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इकोसिस्टम में, उसको समझते हैं क्या होता है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन, पर्टिकुलर एरिया की बात कर लेते हैं, इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ से ज़्यादा होगी। इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है अभी तक। अभी जो डेटा आएगा 2021 का, उसमें पता चल जाएगा। तो इंडिया में पॉपुलेशन की बात करते हैं तो ओनली ह्यूमन को काउंट करते हैं, ओनली ह्यूमन को काउंट करते हैं। हम यहाँ पे डॉग को काउंट नहीं करेंगे, डॉग की पॉपुलेशन अलग होगी। तो सिमिलर टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पॉपुलेशन बनाते हैं। फिर पॉपुलेशन, ह्यूमन की पॉपुलेशन एक एरिया में, इंडिया में कम्युनिटी होती है। कम्युनिटी किसको बोलेंगे? एक पर्टिकुलर एरिया में ह्यूमन भी है, दूसरे एनिमल्स भी है और प्लांट्स भी है। मोर देन वन स्पीशीज को जब काउंट कर लेते हैं तो वो कम्युनिटी हो जाती है। कम्युनिटी से अपर लेवल आता है इकोसिस्टम। तो कम्युनिटी में सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इकोसिस्टम में क्या होता है? इकोसिस्टम में क्या होता है, हम लिविंग के साथ साथ नॉन लिविंग को ऐड कर देते हैं। सर ये नॉन लिविंग क्या हो गए, ये भी बता दो। अभी बता देते हैं। इकोसिस्टम में 2 टाइप के फैक्टर्स होते हैं, एक लिविंग फैक्टर, दूसरा नॉन लिविंग फैक्टर। अब लिविंग में तो जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बैक्टीरिया वगैरह सारे के सारे आ गए। नॉन लिविंग में टेम्परेचर, ये नॉन लिविंग फैक्टर है। वाटर, लिविंग को सर्वाइव करने के लिए नॉन लिविंग चाहिए। एयर, सोइल, ये सारे के सारे नॉन लिविंग फैक्टर है। तो जब लिविंग और नॉन लिविंग को कंबाइन कर देंगे तो एक इकोसिस्टम बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जो एक्वेरियम होता है, हॉस्पिटल में आप देखते होंगे जिसके अंदर फिशेज होती है, वो भी एक इकोसिस्टम है, वो एक्वेटिक इकोसिस्टम है। आर्टिफिशियल है, उसके अंदर क्या क्या होता है, लिविंग में उसमें फिशेज होती है, अदर वाटर ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं स्मॉल साइज के, बैक्टीरिया वगैरह। नॉन लिविंग में उसमें क्या होता है, उसमें वाटर होता है, स्टोन होते हैं, उसके अंदर टेम्परेचर होता है उसका अपना, उसके अंदर लाइट होती है। तो वो सारे के सारे नॉन लिविंग में आ जाते हैं। तो लिविंग और नॉन लिविंग जब ऐड हो जाते हैं तो इकोसिस्टम बनता है।
बहुत सारे इकोसिस्टम जब ग्रुप में आ जाते हैं तो बायोस्फीयर बनता है, लाइक हाइड्रोस्फीयर वाटर का अलग होता है जिसमें डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम होते हैं, जीरोस्फीयर डिफरेंट टाइप के बायोस्फीयर हो जाते हैं, फिर बायोस्फीयर लास्ट फाइनली अर्थ बन जाती है। इस तरीके से जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो एटम से स्टार्ट होकर अर्थ पे फिनिश हो जाता है, बायोस्फीयर पे फिनिश हो जाता है। ओके, बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होता है? कॉन्शियसनेस बड़ा सिंपल सा है। कॉन्शियसनेस होता है क्या है इसको समझना। कोई भी पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म आउटर एनवायरनमेंट से यदि कोई उसको अफेक्ट करता है, लाइक एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, छुई मुई सबने देखा होगा, जिसको माई मोसा बोलते हैं। जैसे ही छुई मुई या माई मोसा की जो लीफ होती है आप उनको टच करते हो तो लीफ जो होती है कॉन्टेक्ट कर जाती है, एक दूसरे के साथ चिपक जाती है। ऐसा क्यों होता है? हमने टच किया, इसका मतलब उसकी लीफ पे प्रेशर जनरेट किया, तो उसके इनसाइड में उसके अगेंस्ट रिएक्शन हो रही है, उसका जो नर्वस सिस्टम है वो वर्क कर रहा है, तो वो फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो पर्टिकुलर जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू सेंस देयर एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म, केमिकल्स एंड पोल्यूटेंट्स। तो जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के जो स्टिमुलेशन होते हैं उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करना कॉन्शियसनेस हो जाता है। ओके, इस पिक्चर में भी दिखा रखा है तो किस तरीके से छुई में का जो प्लांट है वो उसकी लीफ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। ओके, ऑल ऑर्गेनिज्म आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग, सो इट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। टोटल 5 प्रॉपर्टीज या 5 फीचर्स हमने पढ़े हैं। नंबर 1 ग्रोथ, नंबर 2 रिप्रोडक्शन, नंबर 3 मेटाबॉलिज्म, नंबर 4 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 5 कॉन्शियसनेस। तो इसमें से जो लास्ट के 3 है ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी को शो करते हैं, बिकॉज इनका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। तो याद रखना, यदि क्वेश्चन में दे रखा हो विच ऑफ द फॉलोइंग शो द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन को अच्छे से रीड कर लेना। एक ऑप्शन ऑल ऑफ दीज का आ सकता है। ऑल ऑफ दीज में यदि दे रखा हो मेटाबॉलिज्म नंबर 1 में, नंबर 2 में कॉन्शियसनेस, नंबर 3 में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको 4th ऑप्शन टिक कर देना है, सारे के सारे सही हो जाएंगे। ओके, एक पॉइंट होता है सेल्फ कॉन्शियसनेस, इसको भी समझ लेते हैं। ओनली ह्यूमन में सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है, समझना। कॉन्शियसनेस सब में, बट ह्यूमन में सेल्फ कॉन्शियसनेस है। ये सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होता है इसको समझना। कॉन्शियसनेस का क्या मतलब था? एक्सटर्नल स्टिमुलेशन के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करना। सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब जो स्टिमुलेशन है वो भी बॉडी के इनसाइड में है। इस डायग्राम में देखो, एक जो ह्यूमन अपने फेस को देख रहा है, इसका मतलब ह्यूमन में सेल्फ कॉन्शियसनेस है। ह्यूमन अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकता है, उसको आउटर एनवायरनमेंट से कोई भी स्टिमुलेशन नहीं मिलेगा तो भी वो अपने आप में चेंज कर सकता है। तो ह्यूमन में होती है सेल्फ कॉन्शियसनेस। ओके, इज कोमा पेशेंट लिविंग? एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दे रखा है कि कोमा जो पेशेंट होता है वो लिविंग होता है या नहीं होता। तो एनसीईआरटी में कंडीशन भी बता रखी है, जो कोमा पेशेंट होता है वो ब्रेन डेड होता है, बट द पेशेंट हैज नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, उसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस भी नहीं है। सो ऑन दिस बेसिस द पर्सन इज कंसिडर्ड एज डेड। सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, ब्रेन डेड है, तो उसको डेड मान लेंगे। बट एक और कंडीशन दे रखी है, बट देयर आर थाउजेंड ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन ओक्यूरिंग इन द बॉडी, hence on the basis of metabolism the person is considered as living, so we can say that the person that lying in coma is neither living nor dead। तो कंडीशन पे डिपेंड करता है। हुआ क्या, एक पेशेंट था जो 10 ईयर तक कोमा में था, उसके बाद वो कोमा से बाहर निकल गया, तो उस कंडीशन में वो लिविंग है। तो कॉन्शियसनेस के बेसिस पे डिफाइन करोगे तो नॉन लिविंग हो जाएगा, बट जैसे ही मेटाबॉलिक रिएक्शन की बात करेंगे तो वो लिविंग हो जाएगा। इसका मतलब कोमा पेशेंट को लेके फिक्स कोई सर्टेनिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी है। वो लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है, डिपेंड करता है कंडीशन में। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो उसमें कंडीशन देख लेना। कॉन्शियसनेस के बारे बेसिस पे पूछा है तो उसको डेड बता देना। अदर जो करेक्टरिस्टिक्स है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है, उनके बेसिस पे पूछा जाए तो उसको लिविंग में कंसिडर कर लेना। ओके,
ये हो गई मैन जितने भी प्रॉपर्टीज है लिविंग को नॉन लिविंग से सेपरेट करने की। तो अब इतना पढ़ने के बाद हम लिविंग को नॉन लिविंग से सेपरेट कर सकते हैं। अब आपके पास यदि एग्जांपल हो कि बुक इज लिविंग और नॉन लिविंग, तो डेफिनेटली आप बता सकते हो बुक में ग्रोथ हो सकती है, बट एक्स्ट्रा पेजेस उसके अंदर ऐड कर दे तो उसका मास इंक्रीज हो जाएगा। तो बुक में ग्रोथ हो सकती है बट बुक में रिप्रोडक्शन नहीं है, बुक में कॉन्शियसनेस नहीं है, बुक में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बुक में मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं है, तो बुक नॉन लिविंग हो जाएगा। तो एनसीईआरटी में आगे कुछ लाइंस दे रखी है, उनको भी समझ लेते हैं। यू विल कम टू नो दैट ऑल लिविंग फिनोमिना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शन। एनसीईआरटी क्या बोलती है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके जो भी फंक्शन है, लाइक ह्यूमन रनिंग करता है, उसका जो रनिंग करने का फंक्शन है वो उसकी बॉडी की वजह से नहीं है, ओनली उसके अंदर सेल है। सेल होने से वो लिविंग नहीं हो जाता। लिविंग होने के लिए जो सेल होती है उनके बीच में इंटरेक्शन होनी चाहिए। एक टिश्यू होने से, टिश्यू के अंदर ग्रुप ऑफ सेल होने से टिश्यू का फंक्शन दिखाई नहीं देगा। जब सेल इंटरेक्शन करेगी तो उसका फंक्शन दिखाई देगा। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। स्कूल में आप सारे जाते हो, आपको पता ही होगा स्कूल में क्या होता है। स्कूल की सिर्फ बिल्डिंग होती है, उस बिल्डिंग के अंदर अलग अलग ब्लॉक होते हैं, अलग अलग रूम होते हैं, एक प्रिंसिपल रूम भी हो जाता है, इसके अंदर लेबोरेटरी भी होती है, इसके अंदर ग्राउंड भी होता है, पार्किंग भी होती है जिसके अंदर स्कूल बसेज खड़ी जाती है, एक पियोन भी होता है, स्कूल के अंदर टीचर्स भी होते हैं। ऑल ओवर जितने भी फैक्टर्स हैं सारे मिलके स्कूल बनाते हैं। बट इन सब के होने से स्कूल का रिजल्ट नहीं दिखेगा, इन सब के होने से स्कूल का रिजल्ट नहीं दिखेगा। कोई भी स्कूल बाहर से बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही है, उसकी बिल्डिंग अच्छी है, उसके टीचर्स अच्छे सूट वूट पहन के जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्कूल अच्छा रिजल्ट देगी। अच्छा रिजल्ट कब होगा? जब टीचर स्टूडेंट को जाके पढ़ाएगा, प्रिंसिपल स्कूल को अच्छे से मेंटेन करेगा, प्रॉपर एक्टिविटीज स्कूल में होगी, स्टूडेंट के प्रॉपर टाइम पे टेस्ट होंगे। इसका मतलब टीचर, स्टूडेंट, प्रिंसिपल सबके बीच में जब इंटरेक्शन होगी तो इंटरेक्शन के बेसिस पे स्कूल का रिजल्ट निकल के आएगा। सेम जो फिनोमिना है वो बॉडी के लिए अप्लाई होता है। फर्स्ट पॉइंट में बता रखा है, properties of tissue are not present in the constituent cell but arise as a result of interaction among the constituent cell। तो जो टिश्यू होता है, डायग्राम में दिखा रखा होगा, छोटी छोटी सेल दिखा रखी है। ओनली सेल के होने से टिश्यू का फंक्शन नहीं दिखाई देगा, जब सेल के बीच में इंटरेक्शन होगा तब फंक्शन दिखाई देगा। स्कूल वाला एग्जाम्पल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ओके, सेकेंड पॉइंट एनसीईआरटी में और बता रखा है कि सेम जो सेलुलर ऑर्गेनल्स होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है एटीपी का प्रोडक्शन करना। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल से माइटोकॉन्ड्रिया बन रहा है। ओनली मॉलिक्यूल के होने से एटीपी, मॉलिक्यूल के होने से माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर तो दिख सकती है बट एटीपी का प्रोडक्शन नहीं होगा। एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए उसके अंदर रिएक्शन होनी चाहिए, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में इंटरेक्शन होनी चाहिए। जब इंटरेक्शन होगी तभी वो एटीपी प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब जितने भी सेल है, टिश्यू सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम है, इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट के होने से उसका फंक्शन दिखाई नहीं देगा। कंपोनेंट के होने से उसकी स्ट्रक्चर बन सकती है बट फंक्शन दिखाई नहीं देगा। फंक्शन देखने के लिए उनके बीच में इंटरेक्शन होना जरूरी है। स्कूल का रिजल्ट अच्छा है उसके लिए स्टूडेंट और टीचर के बीच में इंटरेक्शन होना जरूरी है। तो एनसीईआरटी में ये पॉइंट एक्सप्लेन कर रखे। इन पॉइंट के बेसिस पर डायरेक्टली इनकरेक्ट स्टेटमेंट और करेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अच्छे से समझ लेना। ओके, These interaction result in emergent properties at a higher level of organization। तो जैसे जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज होता है ओटम से लेके बायोस्फीयर तक, तो जब उनके बीच में इंटरेक्शन होती है तो उनका फंक्शन शो होता है। ओके, दिस फिनोमेना इज ट्रू इन द हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी एट ऑल लेवल। हायरार्की का मतलब होता है अरेंजमेंट। तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ है तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी इंक्रीज हुआ है, फंक्शन भी इंक्रीज हुआ है। ओके, फिर एनसीईआरटी में एक और पॉइंट दे रखा है, इस पॉइंट से क्वेश्चन भी पूछा गया है, बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा गया है, इस पे फोकस करना। ये पॉइंट है जेनेटिक मटेरियल के रिगार्डिंग। सेल दिखा रखी है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्रोमोजोम होता है और इस क्रोमोजोम के इनसाइड में जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। मोस्टली डीएनए होता है बट कुछ वायरसेज होते हैं जिसके अंदर आरएनए भी होता है। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक प्रॉपर कनेक्टिव लिंक है। कनेक्टिव लिंक का यहाँ पे मतलब है
कि लिविंग ऑर्गेनिज्म इवन चाहे प्रेजेंट के हो, पास्ट के हो, फ्यूचर के हो, सबके अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा। आरएनए हो सकता है, डीएनए हो सकता है, और वो जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक दूसरे से रिलेट करता है। जेनेटिक मटेरियल में सिमिलरिटी शो होती है, आर लिंक टू वन अनदर बाय द शेयरिंग ऑफ द कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेराइंग डिग्रीज। तो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा सब में, बट ये डिफरेंट हो सकता है। कैसे? लाइक ऑर्गेनिज्म छोटा हुआ तो उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल कम हो सकता है। एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं। जो बैक्टीरिया होता है, एक बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया, इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, इसकी लेंथ होती है 1.36 mm, 1.36 mm। बट जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन के डीएनए की लेंथ होती है 2.2 मीटर। तो जेनेटिक मटेरियल सब में प्रेजेंट होगा। जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के जो ऑर्गेनिज्म है एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। जेनेटिक मटेरियल डेफिनेटली प्रेजेंट होगा, बट ये कितना होना है, कम होना है या ज़्यादा होना, ये ऑर्गेनिज्म के साथ वेरी करता है। ओके, अब देख लेते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन। अभी तक जो हमने फीचर्स पढ़े लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उसके बेसिस पे एक डेफिनेशन आ गई। लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, उनमें रिप्रोडक्शन होना चाहिए। इवोल्विंग, इवोल्यूशन होना चाहिए। इवोल्यूशन का मतलब है सिंपल से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बननी चाहिए, या ऐसी स्ट्रक्चर बननी चाहिए टाइम के साथ, ऐसे चेंजेज होने चाहिए जो चेंज क्लाइमेटिक कंडीशन में उनको सर्वाइव करने के लिए हेल्प करे। फॉर एग्जाम्पल डायनासोर, डायनासोर अभी प्रेजेंट टाइम पे अर्थ पे डायनासोर प्रेजेंट नहीं है। आप सब ने देखी होगी मूवी जुरासिक पार्क, उसमें डायनासोर दिखाते हैं, बट लास्ट में जितने भी डायनासोर है सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसका क्या रीज़न है? डायनासोर में टाइम के साथ चेंज नहीं है, उसमें इवोल्यूशन नहीं हुआ, तो वो डिस्ट्रॉय हो गए, अभी वो डेड है। इसका मतलब लिविंग होने के लिए इवोल्यूशन भी कंपलसरी होता है, माइनर चेंज होने चाहिए धीरे धीरे टाइम पीरियड के साथ। सेल्फ रेगुलेटिंग, अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। उसमें जो सेल वाला सिस्टम होता है, सेल कैसे एक दूसरे को कंट्रोल करती है, वैसा सिस्टम होना चाहिए। इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलेशन, एक्सटर्नल स्टिमुलेशन के अगेंस्ट कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। एक्सटर्नल जो स्टिमुलेशन होती है उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो जिसमें ये सारे फीचर्स है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जाता है। तो एक प्रॉपर डेफिनेशन होगी। इस डेफिनेशन के साथ मैनिपुलेशन करके क्वेश्चन आ सकते हैं, तो डेफिनेशन को अच्छे से ध्यान रखना। यदि आपको प्रॉपर्टीज याद है तो डेफिनेटली आपको डेफिनेशन इजीली याद हो जाएगी। ओके, इस चैप्टर का एक पार्ट कंप्लीट हो गया। स्टार्ट करते हैं दूसरा पार्ट, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, इसको समझना। डाइवर्सिटी क्या होता है? जब आप अपने चारों ओर देखते हो तो आपको कभी बैक्टीरिया तो नहीं दिखता डेफिनेटली, बट कभी कैट दिखता है, कभी डॉग दिखता है, कभी डिफरेंट टाइप के प्लांट्स दिखते हैं, कभी बर्ड्स दिखते हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म है। अर्थ पे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, इसी को बोलते हैं डाइवर्सिटी। तो अर्थ पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ रेफर टू बायोडाइवर्सिटी। बायो वर्ड ऐड हो गया बिकॉज लिविंग की बात कर रहे हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की अर्थ पे डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो। नंबर ऑफ स्पीसीज डिस्क्राइब्ड इन 1.7 टू 1.8 मिलियन। ये वाला डेटा याद रखना, इंपॉर्टेंट डेटा है। अभी तक जो टोटल स्पीसीज है प्लांट प्लस एनिमल्स, टोटल स्पीसीज 17 से 18 लाख स्पीसीज की डिस्कवरी हो गई है। इसका मतलब ये नहीं ये लिमिटेड है, अभी आगे और डिस्कवरी कंटिन्यूस है। 1.7 टू 1.8 मिलियन बोल सकते हो, या 17 से 18 लाख बोल सकते हो। तो टोटल जो स्पीसीज है उनकी काउंट याद रखना। ओके, बात करते हैं टेक्सोनोमी। ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप के, बैक्टीरियाज है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, फंजाई है, एल्गी है, प्लांट स्मॉल साइज के, लार्ज साइज के, एनिमल्स में फिशीज है। ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप के, बट ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी तो कंटिन्यूस हो रही है। पता नहीं चल रहा कि कौन सा डिस्कवर हो गया, कौन सा डिस्कवर नहीं हुआ। लाइक एक ऑर्गेनिज्म, एक फिश है, उसकी वैरायटी अमेरिका में डिस्कवर हो गई, बट इंडिया में अभी तक उसके बारे में पता नहीं चला। तो नेक्स्ट टाइम पे जब कोई भी इंडिया का साइंटिस्ट आएगा वो बोलेगा कि ये वाली जो स्पीसीज है उसकी मैंने डिस्कवरी की है, तो काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। इसी कन्फ्यूजन को सोल्व करने के लिए एक पॉइंट आता है टेक्सोनोमी। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, उनको एक सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है। सीक्वेंस में अरेंज करने के बाद जो ऑर्गेनिज्म है उनकी रिसर्च करना, ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना, न्यू ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी करना, न्यू स्पीसीज की डिस्कवरी करना इजी हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके पास एक बायोलॉजी की बुक है, केमिस्ट्री की बुक है, फिजिक्स की बुक है, इंग्लिश की बुक है और हिंदी की बुक है। ये बुक ये आपके रूम में ऐसे ही अलग अलग जगह पे पड़ी है, एक जगह पे आपने सिस्टम में अरेंज नहीं कर रखा।
आपका कोई भी फ्रेंड आता है, आप घर से बाहर गए हुए हो, आपका फ्रेंड आपको कॉल करता है कि मेरे को बायो की बुक चाहिए, तो आप उसको पर्टिकुलर लोकेशन नहीं बता सकते, आप उसको यही बोलोगे मेरे रूम में पड़ी हुई होगी, वहाँ से देख लेना। तो उसके लिए सर्च करना डिफिकल्ट हो जाएगा। यदि आपने ऐसा कर रखा होगा, ये जो बुक्स है इनको एक पर्टिकुलर अलमीरा में अरेंज कर रखा होता है, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश और हिंदी, तो आप उसको डेफिनेटली बता सकते हो। जब भी आपको वो कॉल करेगा आप उसको बोलोगे वो अलमीरा को ओपन करना, उसमें लेफ्ट साइड में बायो की बुक रखी है, तो उसके लिए ईजी हो जाएगा। यदि सिस्टम में अरेंज कर रखा है तो उसके लिए रिसर्च या सर्च करना ईजी हो जाएगा। सेम जो ऑर्गेनिज्म है, वो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, तो उनको एक सिस्टम में अरेंज कर देते हैं। सिस्टम में अरेंज करने की जो स्टडी, जो रूल्स होते हैं, वो बायोलॉजी की एक बुक में लिखे होते हैं, उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी। तो इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद आइडेंटिफिकेशन। अब किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करोगे तो सबसे पहले पॉइंट आता है आइडेंटिफिकेशन। इसको समझना ये क्या होता है आइडेंटिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल इधर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हुआ क्या, एक बेबी है, एग्जाम्पल को अच्छे से समझना। यदि एग्जाम्पल ये स्टोरी आपको याद रहेगी तो सीक्वेंस याद रहेगी। एक बेबी है जिसकी एज है 1 ईयर का, इसको नहीं पता डॉग क्या होता है, कैट क्या होती है। दो ही एग्जाम्पल लेके चलेंगे, डॉग क्या होता है, कैट क्या होता है। स्टार्टिंग में इसको नहीं पता, बट आफ्टर 1 या 2 ईयर इसको पता लग जाएगा डॉग क्या होता है, कैट क्या होती है। इसको ऑलरेडी ऐसे नहीं पता चला, उसने अपने पेरेंट्स को पूछा होगा या किसी और ने बताया होगा कि एक ऑर्गेनिज्म जो ब्लैक या ब्राउन कलर का है, उसकी हाइट ऑलमोस्ट अब तुम्हारी हाइट के सिमिलर है। अब बेबी की हाइट 1 या 2 ईयर का है, उसकी हाइट की सिमिलर होगी डॉग की हाइट। और जो डिफरेंट टाइप का होता है, इसके 4 लेग्स होते हैं, उसको डॉग बोलेंगे। फिर कैट किसको बोलेंगे, कैट थोड़ी सी स्मॉल साइज की होगी, उसके भी 4 लेग्स होंगे, उसकी बॉडी पे स्ट्रिप होगी, लाइंस होगी, उसको कैट बोलेंगे। तो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या किया जाता है, उसके कैरेक्टर्स को डिफाइन किया जाता है। अब कैट के भी 4 लेग होते हैं, डॉग के भी 4 लेग होते हैं। कैट की साइज स्मॉल होती है, डॉग की साइज लार्ज होती है। तो सबसे पहले आप उसको बताओगे, बताने के बाद उसके आपने जब उसको फीचर्स बता दिए, आइडेंटिफिकेशन हो गया, उसके बाद क्या होगा, करेक्ट, सबसे पहले आपने करेक्टर्स बताए, तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है करेक्टराइजेशन नंबर 1। उसके बाद करेक्टर आपने बताने के बाद लास्ट में आपने उसको एक नाम बता दिया कि ऐसा दिखे तो इसको डॉग बोलना, स्मॉल साइज का दिखे उसको कैट बोलना। तो आपने उसको आइडेंटिफिकेशन बता दिया, उसने आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफाई करने के बाद उसको नाम बता दिया, नोमेनक्लेचर हो गया। उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये सीक्वेंस यही होती है। सबसे पहले कोई भी छोटे बच्चे को जिसको पता नहीं है डॉग क्या होता है, तो उसको बताना होता है। बताने का मतलब उसको कैरेक्टर्स बताना होते हैं। कैरेक्टर्स जब पता चल जाएंगे तो फिर वो उसको आइडेंटिफाई करेगा। आइडेंटिफाई करने के बाद उसका नाम उसके माइंड में आएगा, उसको नाम बताया जाएगा स्टार्टिंग में, फिर उस नाम को वो याद कर लेता है। नेक्स्ट टाइम जैसे ही उसको डॉग या कैट दिखता है तो उसके माइंड में वही आता है कि मम्मा ने बताया था या पापा ने बताया था कि एक लार्ज साइज का होगा जिसकी साइज मेरे सिमिलर होगी, ब्लैक कलर का होगा या ब्राउन कलर का होगा, 4 लेग्स होंगे, वो डॉग हो जाएगा, स्मॉल वाली कैट हो जाएगी। तो सबसे पहले कैरेक्टर्स उसके माइंड में आ रहे हैं। तो टैक्सोनॉमी में भी सबसे पहले कैरेक्टर्स को डिफाइन किया जाता है, कैरेक्टराइजेशन किया जाता है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन। कैरेक्टर्स माइंड में आने के बाद उसको क्लियर हो गया कि ऐसा तो कुछ लार्ज साइज वाला डॉग बताया था। आइडेंटिफाई करते हुए वो नाम बता देगा। इसका मतलब सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन, देन आइडेंटिफिकेशन, देन नोमेनक्लेचर। उसके बाद वो अलग अलग कैटेगरीज में अरेंज कर सकता है कि डॉग ऐसे होते हैं, कैट ऐसा होता है। तो जो अरेंजमेंट हो जाता है उसको क्लासिफिकेशन कर बोल देते हैं। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विथ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज। सिमिलरिटीज और डिफरेंसेज के बेसिस पे देखो, कैट की कैट से सिमिलरिटीज होती है, डॉग की डॉग से सिमिलरिटीज होती है। तो कभी भी वो बच्चा डॉग को कैट नहीं बोलेगा, कैट को डॉग नहीं बोलेगा। तो सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बेसिस पे अलग अलग ग्रुप में जो अरेंजमेंट होता है वो बायोलॉजी की जिस ब्रांच में करता है उसको टैक्सोनॉमी बोल देते हैं। वर्ड टैक्सोनॉमी द साइंस ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफाइंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो वर्ड टैक्सोनॉमी एक लैटिन वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, इसका मीनिंग भी यही होता है, नेमिंग एंड क्लासिफाई ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का नोमेनक्लेचर करना और ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना। एक और इसके सिमिलर वर्ड होता है सिस्टेमेटिक्स, ये थोड़ा सा अलग होता है, मीनिंग इसका भी सेम है, क्लासिफिकेशन करना है, बट इसका तरीका अलग है। तरीका अलग कैसे है, जैसे ऑर्गेनिज्म ऐसे होता है, पुराने टाइम पे जो अर्थ पे ह्यूमंस डेवलप हुए थे, स्टार्टिंग में आपको पता ही होगा, स्टार्टिंग में जो बिना कपड़ों के रहते थे, उनको बस इतना सा इंटरेस्ट था, उनको खाना मिल गया, पहनने के लिए कपड़े मिल गए, जब उन्होंने कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिया था, एंड
उनको शेल्टर मिल गया, रहने के लिए एक जगह मिल गई, तो फिर उसके बाद वो ज़्यादा कुछ नहीं करते थे। तो उनका सिंपल सा लॉजिक था, जो भी दिखे उसका यूज़ देखना, खाने के लिए यूज़ हो रहा है या कपड़ों के लिए यूज़ हो रहा है या फिर शेल्टर बनाने के लिए यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा। यूज़ हो रहा है तो ठीक है, नहीं यूज़ हो रहा है तो साइड में रखो। उनका सिंपल सा लॉजिक था। तो स्टार्टिंग में जो क्लासिफिकेशन हुआ था वो यूज़ एंड नॉन यूज़ के बेसिस पे हुआ था। जिसका यूज़ हो रहा है वो अलग कैटेगरीज के, जिसका यूज़ नहीं हो रहा है वो अलग कैटेगरीज के। बट हुआ क्या, जैसे जैसे ह्यूमन की जो बेसिक नीड है वो पूरी होने लगी, उसके बाद जो साइंटिस्ट आए उन्होंने देखा कि जो ह्यूमंस होते हैं वो न्यूट्रिशन के लिए प्लांट पे डिपेंड करते हैं। इसका मतलब न्यूट्रिशन के बेसिस पे ह्यूमन और प्लांट में रिलेशन है। न्यूट्रिशन के बेसिस पे ह्यूमन और प्लांट में रिलेशन है। ये रिलेशन न्यूट्रिशन वाला है, ये रिलेशन लड़का लड़की का वो वाला रिलेशन नहीं है। ये जो रिलेशन है वो न्यूट्रिशन वाला रिलेशन है। तो जब भी रिलेशनशिप की बात आए तो रिलेशनशिप आपके माइंड में मूवीज नहीं आनी चाहिए, आपके माइंड में आना चाहिए ह्यूमन जो होते हैं वो प्लांट पे न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करते हैं। तो सेम सिस्टमेटिक्स में क्या होगा, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट तो होगा। सिस्टम में भी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, सिस्टम में अरेंज कर देना, बुक को सिस्टम में अरेंज कर देना। कंसिडर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, बट रिलेशनशिप जरूरी है। जैसे बैक्टीरिया से आगे फंजाई का डेवलपमेंट हुआ था, बैक्टीरिया से प्लांट का डेवलपमेंट हुआ था, बैक्टीरिया से एनिमल का डेवलपमेंट हुआ था। ये डेवलपमेंट हो रहा है टाइम के साथ, इवोल्यूशन हो रहा है, बट सब में रिलेशन है। तो रिलेशनशिप के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन किया जाता है वो सिस्टेमेटिक्स होती है। ये भी बायोलॉजी की ब्रांच है, टेक्सोनोमी भी बायोलॉजी की ब्रांच है, ऐसा समझ लो। बायोलॉजी की एक बुक है टेक्सोनोमी, दूसरी बुक है सिस्टमेटिक्स। टेक्सोनोमी में क्लासिफिकेशन करना, सिस्टमेटिक्स में क्लासिफिकेशन करना। टेक्सोनोमी में भी रूल को एक्सप्लेन करना, सिस्टमेटिक्स में भी रूल को एक्सप्लेन करना। बट टेक्सोनोमी के जो रूल है उसमें सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करना है। सिस्टमेटिक्स में रिलेशनशिप के बेसिस पे क्लासिफाई करना है। लाइक न्यूट्रिशन में ह्यूमन प्लांट पे डिपेंड करता है, तो ह्यूमन प्लांट के साथ रिलेशन शो करता है। तो ऐसे रिलेशन वाले दूसरे टाइप के एनिमल्स होंगे, लाइक जो कैटल्स होते हैं वो भी प्लांट पे डिपेंड करते हैं, तो उनका भी वो भी हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं, वो एनिमल वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। ओके, तो रिलेशनशिप के बेसिस में सिस्टमेटिक्स में क्लासिफिकेशन करते हैं। सिस्टमेटिक्स मींस systemic placing of organism into group or taxa on the basis of certain relationship between organism। ये जो ग्रुप होते हैं, ग्रुप को टेक्सा भी बोल सकते हैं। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज पढ़ेंगे वहाँ पे इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। द टर्म न्यू सिस्टमेटिक्स, एक एक्स्ट्रा टर्म है न्यू सिस्टमेटिक्स, वाज प्रपोज्ड बाय सर जूलियन हक्सले। सर जूलियस हक्सले ने ये टर्म एक्सप्लेन की थी, न्यू सिस्टमेटिक्स। एक वर्ड आती है न्यू टेक्सोनोमी, या इसको मॉडर्न टेक्सोनोमी भी बोल सकते हैं। मॉडर्न टेक्सोनोमी, मॉडर्न टेक्सोनोमी के लिए पर्टिकुलर जो करेक्टरिस्टिक्स है वो एनसीईआरटी ने दे रखे हैं। सेल का टाइप देख सकते हैं, सेल की काउंट देख सकते हैं, ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मोर्फोलॉजी देख सकते हैं, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर एनाटॉमी देख सकते हैं, उसके रिप्रोडक्टिव फीचर्स को देख सकते हैं, एंड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को देखा जाता है। तो जब भी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बात है आपके माइंड में आना चाहिए मॉडर्न टेक्सोनोमी एंड सिस्टमेटिक्स। ओके, एक बुक है, बुक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी। इस बुक को लिखा था कैरोलस लिनियस ने। ये जो साइंटिस्ट है कैरोलस लिनियस बड़े फेमस साइंटिस्ट है, आगे भी इनका नाम आएगा। नोमेनक्लेचर जो साइंटिफिक नोमेनक्लेचर है उसको भी कैरोलस लिनियस ने एक्सप्लेन किया था। टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, एक प्लांट किंगडम होता है, दूसरा एनिमल किंगडम होता है, वो भी कैरोलस लिनियस ने एक्सप्लेन किया था। तो बुक का नाम याद रखना, सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा नेचुरी। ओके, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, डाइवर्सिटी की जब भी क्लासिफिकेशन करेंगे, जो टेक्सोनोमी की प्रोसेस होती है उसमें अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था 4 स्टेप्स होते हैं। वही डॉग वाला एग्जांपल, सबसे पहले पेरेंट्स बच्चे को कैरेक्टर्स बताएंगे, फर्स्ट हो जाएगा कैरेक्टराइजेशन, उसके बाद वो आइडेंटिफाई कर लेगा, आइडेंटिफिकेशन, देन उसका नोमेनक्लेचर, थर्ड स्टेप पे नोमेनक्लेचर आता है। फर्स्ट पे कैरेक्टराइजेशन, नंबर 2 आइडेंटिफिकेशन, नंबर 3 नोमेनक्लेचर, नंबर 4 क्लासिफिकेशन, लास्ट में उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। ओके, तो कैरेक्टराइजेशन का सिंपल सा मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल प्रोसेस। तो ये जो फीचर्स है इनके बेसिस पे कैरेक्टराइजेशन करना, और ये जो फीचर्स है ये सारे कैरेक्टर्स न्यू टेक्सोनोमी या मॉडर्न टेक्सोनोमी,
या मॉडर्न टेक्सोनॉमी, न्यू टेक्सोनॉमी या मॉडर्न टेक्सोनॉमी को डिफाइन करते हैं। ओके, फिर आता है आइडेंटिफिकेशन। इट इज़ द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म सो दैट द नेमिंग इज पॉसिबल। करेक्ट डिस्क्रिप्शन हो जाता है, ऑर्गेनिज्म की एक पिक्चर में माइंड में सेट हो जाती है, जिससे उसको नेक्स्ट टाइम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लाइक जैसे ही बच्चे को बता देंगे डॉग ऐसा होता है, तो नेक्स्ट टाइम उसको वो इजीली आइडेंटिफाई कर लेगा। फिर आता है नोमेनक्लेचर, बीच में आता है, उसके बाद क्लासिफिकेशन आता है। तो क्लासिफिकेशन में ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स के बेसिस पे कैटेगरीज या टेक्सा में डिवाइड कर देना। नोमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन से पहले आता है, बट इसको लास्ट में पढ़ेंगे बिकॉज इसको अच्छे से पढ़ना है। तो नोमेनक्लेचर होता क्या है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेम्स ऑफ ऑर्गेनिज्म सच दैट एन ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऐसा नाम होना चाहिए जो ऑल ओवर वर्ल्ड में सेम हो। यदि नाम अलग अलग हो गया तो आपको, अभी तो जैसे इंडिया में मान लो मैंगो को मैंगो बोलते हैं, अमेरिका में मान लेते हैं मैंजीफेरा इंडिका बोलते हैं, तो यहाँ पे आप हो तो मैंगो को मैंगो बोलोगे तो जो मैंगो बेचने वाला आपको दे देगा। बट जैसे ही आप अमेरिका चले जाते हो, वहाँ पे वेजिटेबल की शॉप पे या फ्रूट की शॉप में जाके बोलते हो मेरे को मैंगो चाहिए, तो उसको कुछ समझ नहीं आएगा, वहाँ पे जाके बोलना पड़ेगा मैंजीफेरा इंडिका। तो जो नेम्स होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, एक लोकल या वर्नेकुलर नेम होते हैं, दूसरे साइंटिफिक नेम होते हैं। लोकल नेम एरिया के साथ चेंज हो जाते हैं, लोकल नेम एरिया के साथ चेंज हो जाते हैं, बट जो वर्नेकुलर नेम्स, वर्नेकुलर लोकल तो सेम हो गए, बट जो साइंटिफिक नेम होते हैं वो एरिया के साथ चेंज नहीं होते, वो यूनिवर्सल होते हैं। तो यहाँ पे हम साइंटिफिक नेम की बात करने वाले हैं। तो द सिस्टम ऑफ नेमिंग विथ टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर प्रपोज्ड बाय लिनियस। फिर से देखो सेम साइंटिस्ट का नाम आ गया, कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने एक पर्टिकुलर सिस्टम एक्सप्लेन किया था जिसका नाम था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसका मतलब है कोई भी नेम होगा साइंटिफिक नेम, उसके अंदर टू वर्ड्स होते हैं। कौन कौन से अभी देखते हैं। Botanical name are based on the rule in International Code for Botanical Nomenclature। एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है, एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है जो प्लांट के नेम डिसाइड करता है, उसका नाम है ICBN। फुल फॉर्म याद रखना, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। सेम एनिमल के नेम डिसाइड करने वाला हो जाएगा ICZN। बोटेनिकल की जगह नाम आ जाएगा जूलॉजिकल। तो प्लांट बोटनी से रिलेट करता है, एक प्लांट है बोटनी से रिलेट करता है मैंजीफेरा इंडिका, इसका नाम डिसाइड करेगी ICBN। पैंथेरा टिग्रिस टाइगर एक एनिमल है, इसका नाम डिसाइड करेगी ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ओके, रूल्स की बात कर लेते हैं। एग्जैक्ट सेम रूल है जो NCERT में लिखे हुए हैं वही पढ़ेंगे, उसके अलावा कोई रूल नहीं पढ़ेंगे। NCERT वाले रूल याद रखना। ये वाला जो टॉपिक है इसको 7 स्टार लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल नीट में अल्टरनेटिव ईयर्स में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो रूल्स होते हैं स्टेटमेंट में दे रखे होते हैं, फिर पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर रूल्स। करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना होता है। सबसे पहला पॉइंट, ये जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं एक लैंग्वेज में लिखे जाते हैं जिसका नाम होता है लैटिन लैंग्वेज। लैटिन को क्यों चूज किया, बिकॉज ये एक डेड लैंग्वेज है। डेड का मतलब है जो वर्ड लैटिन लैंग्वेज में यूज होते हैं उनका एक ही मीनिंग होती है। इंडिया वाली जो हिंदी लैंग्वेज है उसमें पर्टिकुलर एरिया के अकॉर्डिंग वर्ड की मीनिंग चेंज हो जाती है, बट लैटिन लैंग्वेज के जो वर्ड है उनकी मीनिंग चेंज नहीं होती, वो यूनिवर्सल है। और जो वर्ड होते हैं ये लैंग्वेज लैटिन के है, बट लिखने वाली जो लैंग्वेज है रिटन लैंग्वेज वो होती है इटैलिक्स। कैसे पता चलेगा इटैलिक्स है या नहीं है, तो इन केस आप कंप्यूटर से टाइप कर रहे हो, तो इनको ओब्लिक लिखना है। ओब्लिक लिखने का मतलब आपने देखा होगा कंप्यूटर में ऐसे एक अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट होता है जिसमें ऐसे ABCD ऐसे थोड़ा तिरछे लिखे जाते हैं वर्ड्स को, तो वो इटैलिक्स को शो करता है। और इन केस आप जब हैंड रिटन लिख रहे हो तो जो भी वर्ड है लाइक होमोसेपियंस ह्यूमन का एक नेम है, साइंटिफिक नेम है, तो दोनों जो वर्ड है उनको सेपरेटली अंडरलाइन करना है। दे आर लैटिनाइट और डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। तो इटैलिक्स में लिखना इनकी लैटिन ओरिजिन को शो करता है। लैटिन एक डेड लैंग्वेज है। ओके,
अगला अपना टॉपिक है यूनिवर्सल रूल ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से रिलेटेड एनसीईआरटी में टोटल 5 रूल्स दे रखे हैं, तो 1 बाय 1 करके सारे रूल्स को देखते हैं। इनसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट दे रखे होते हैं, रूल्स को स्टेटमेंट में दे रखा होता है, उसमें से करेक्ट और इनकरेक्ट को चूज करना होता है, तो रूल्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए। बात करते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या है कि जो भी बायोलॉजिकल नेम है वो सारे के सारे लैटिन लैंग्वेज के हैं। लैटिन एक डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज का यहाँ पे अर्थ होता है कि लैटिन लैंग्वेज के जो भी वर्ड है उनका एक ही मीनिंग होता है, यूनिवर्सल है ये। अमेरिका में चले जाओ या इंडिया में, सारी जगह एक ही मीनिंग होता है, सारी जगह एक ही मीनिंग होता है, बट जो लोकल लैंग्वेज होती है उनका मीनिंग चेंज हो जाता है, इसीलिए लैटिन लैंग्वेज को चूज किया है। पता कैसे चलेगा लैटिन है या नहीं है, ये पता चलता है उनके लिखने से, रिटर्न करने से। इटैलिक्स लिखते टाइम उनको इटैलिक्स लैंग्वेज में लिखते हैं। इटैलिक्स क्या होती है, जब आप कंप्यूटर में टाइप कर रहे होते हो तो ओब्लिक लेटर का यूज करना है, ऐसे ये जो ओब्लिक लेटर्स होते हैं, लेटर्स को ओब्लिक लेटर्स में लिखना, जो भी वर्ड होगा उसको ओब्लिक लेटर में लिखना। सीधा सा मानो तो उनको थोड़ा सा तिरछा लिखना है, तो तिरछे लेटर्स होते हैं वो इटैलिक्स को शो करते हैं। जब आप हैंड रिटन हाथ से लिख रहे होते हो तो जो भी वर्ड है, लाइक ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस, जो भी वर्ड है उसको सेपरेटली अंडरलाइन करना। अंडरलाइन करने से पता चलेगा इटैलिक्स क्या है, इट मीन्स लैटिन लैंग्वेज क्या है। दे आर लैटिनाइज्ड और डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। ये जो इटैलिक्स में लिखना होता है ये इसकी लैटिन ओरिजिन को शो करता है। ओके, रूल नंबर 2 है फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस। जो फर्स्ट वर्ड होता है लाइक ह्यूमन में होमो, ये जीनस को शो करता है। जो सेकंड कंपोनेंट होता है ये स्पेसिफिक एपिथेट को शो करता है, स्पीशीज को शो करता है। ह्यूमन की स्पीशीज सेपियंस, तो फर्स्ट वर्ड जीनस, सेकंड वर्ड सेपियंस। याद रखना जीनस और सेपियंस अलग अलग है। बोथ द वर्ड्स इन ए बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन। हाथ से लिखते टाइम सेपरेटली अंडरलाइन करना है, बिकॉज ये इटैलिक्स में लिखे जाते हैं, जैसा थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। प्रिंटिंग करते टाइम, टाइप करते टाइम कंप्यूटर या लैपटॉप पे इटैलिक्स में लिखना है, थोड़ा सा उनको तिरछे लिखना है, जो तिरछे लेटर्स होते हैं उनका यूज करना है। ओके, रूल नंबर 4 द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। जो जीनस का फर्स्ट लेटर है ये कैपिटल होना चाहिए, ये जो फर्स्ट लेटर है कैपिटल होना चाहिए। स्पेशली जो वर्ड है इसका जो फर्स्ट लेटर है ये स्मॉल होना चाहिए। जीनस वाला फर्स्ट कैपिटल, फर्स्ट का फर्स्ट कैपिटल, सेकंड का फर्स्ट स्मॉल। ओके, फॉर एग्जांपल मैंजीफेरा इंडिका, देखो ये इटैलिक्स में लिखा हुआ है, तिरछा लिखा हुआ है थोड़ा सा, तो एम बड़ा है और आई छोटा है, तो फर्स्ट लेटर बड़ा और सेकंड लेटर जो भी वर्ड है उसका सेकंड लेटर छोटा। ओके, रूल नंबर 5 है नेम ऑफ द ऑथर। जो भी नाम लिखे उसके लास्ट में उसका जो ऑथर का नेम है ये एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। लाइक मैंजीफेरा इंडिका, इसको एक्सप्लेन किया था कैरोलस लिनियस ने, तो उनका नाम सबसे लास्ट में छोटा सा लिख दिया, LINN, आगे स्टॉप लगा दिया। ओके, तो जो भी ऑथर है उसका नाम शॉर्ट में लिखना है। ओके, 5 रूल्स हो गए, फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो भी साइंटिफिक नेम्स होते हैं वो लैटिन लैंग्वेज के नेम होते हैं, बिकॉज लैटिन एक डेड लैंग्वेज है जो चेंज नहीं होती। पता कैसे चलेगा लैटिन के है या नहीं है, इटैलिटिक्स में लिखा जाता है। हाथ से लिखोगे तो सेपरेटली अंडरलाइन कर देना, अदरवाइज जब कंप्यूटर में टाइप करोगे तो उनको जो तिरछे लेटर्स होते हैं उनका यूज करना। एक रूल तो, 2 रूल तो ये हो गए। फिर रूल नंबर 3 की बात करते हैं। रूल नंबर 3 होता है जो फर्स्ट वर्ड होता है वो जीनस को शो करता है, सेकंड वर्ड स्पीशीज को शो करता है। रूल नंबर 4 जीनस का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए, स्पीशीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल होना चाहिए। रूल नंबर 5 जो भी ऑथर या जो भी साइंटिस्ट है उसका नाम लास्ट में लिख सकते हैं, बट एब्रीवेटेड फॉर्म शॉर्ट में लिखना है। ओके, ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल हो गए। ये देखो हैंड रिटन में सेपरेटली अंडरलाइन कर रखा है, हैंड रिटन में सेपरेटली अंडरलाइन कर रखा है, बट जब इनको टाइप कर रखा है तो मैंजीफेरा इंडिका लिन इनको ओब्लिक फॉर्म में लिख रखा है। मैंजीफेरा जीनस नेम, इंडिका स्पीशीज नेम, ऑथर नेम लिनियस, तो लिन उसका शॉर्ट आ गया। ओके, आज के लेक्चर में इतना ही था। नोमेनक्लेचर तक हमने कंप्लीट कर लिया। स्टार्ट हुआ था अपना लेक्चर लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन से और एंड हो गया नोमेनक्लेचर पे। आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिए आराम से मज़े के साथ। नेक्स्ट जो अपना लेक्चर होगा उसके अंदर इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और एक लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे। नीट के लिए ये जो मटेरियल है वो सफिशिएंट है, इसके अलावा बाहर से कुछ नहीं आता। MCQ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। ओके, आज के लिए इतना ही।
एनसीईआरटी भी साथ में पढ़ लेना। नोट्स आपको लेक्चर के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मिल जाएंगे। ओके बाय, टेक केयर, नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे।